Welcome in lecture number 21 of Industrial Engineering, and currently we are studying unit 3, that is Engineering Economics and Inventory Control, and today's topic is method of depreciation. Myself Sanjay Tiwari, and I am working as Associate Professor in BN College of Engineering and Technology, Lucknow. Just move in course content. So, before starting today's topic, we should recap our previous lecture that was also on the topic of depreciation. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन के को समझा था, डिप्रिसिएशन क्या है इस बारे में जाना था, एक बहुत सिंपलेस्ट मेथड को डिस्कस किया था. तो एक बार रिवाइज कर लें. डिप्रिसिएशन का मतलब जैसा कि हिंदी में दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज मूल्यह्रास. मीन्स जब भी हम कोई भी एसेट या कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी इक्विपमेंट परचेज करते हैं, तो जिस कीमत पे, जिस कॉस्ट पे उसको हम परचेज करते हैं, वो टाइम के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो कुछ कम होती जाती है. तो इसी किसी भी एसेट की वैल्यू का टाइम के साथ कम होने को, घटने को हम कुछ डिप्रिसिएशन कहते हैं. तो इसका इम्पैक्ट क्या है एक इंडस्ट्री में, एक किसी भी बिजनेस में इसका इम्पैक्ट क्या है, ज़रा इसको भी समझने के लिए एक हम लोगों ने एग्जांपल लिया था. जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि एक सपोज दैट हम एक वर्कशॉप स्टार्ट करना चाह रहे थे. उसके लिए हम लोगों ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, वो इन्वेस्टमेंट कुल मिला के 5.5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था. ये कैसे निकाला गया था कि हम एक वर्कशॉप को मान लीजिए कानपुर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं. एक सीएनसी मशीन हमने दिल्ली से ख़रीदा. उस सीएनसी मशीन की कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ थी. उसको दिल्ली से कानपुर तक मंगाने में 20,000 रुपये लगे. उसको दिल्ली कानपुर में इंस्टॉल करने में 20,000 लगे. इंस्टॉलेशन में कुछ मटेरियल लगे होंगे, 10,000 ये लगे. तो रेडी टू यूज, उस सीएनसी मशीन को रेडी टू यूज करने में टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 5.5 लाख का है. इसको हम कह सकते हैं ये वो सीएनसी मशीन की एसेट वैल्यू है. इसके बाद हम उससे कुछ सर्विस लेना स्टार्ट करेंगे. तो सपोज दैट हमने 5.5 लाख रुपीज़ लगा के एक काम को स्टार्ट किया और हमने माना कि करीब 10 साल तक, 10 ईयर्स तक उस मशीन से हम सर्विस लेंगे. तो अब अगर आफ्टर 10 ईयर उस मशीन को, सीएनसी मशीन को हम सेल ऑफ करना चाहें, तो सेल ऑफ करना चाहें तो उसकी कीमत मुझे 5.5 लाख तो मिलनी नहीं है, कुछ कम मिलेगी. सपोज दैट वो हमें मिल रही है 50,000 में. इट मीन्स कि अगर हमने स्टार्टिंग टाइम पे जीरो टाइम लिखा जाए यहाँ पे, दिस एक्सिस फॉर टाइम, और उसके बाद एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और ये हमारा एट द एंड ऑफ 10th ईयर. आफ्टर 10 ईयर अगर हम इस सीएनसी मशीन को सेल आउट करते हैं, देन वी आर गेटिंग 50,000 ओनली. दिस इज़ द सेल्वेज वैल्यू. सेल्वेज वैल्यू मीन्स जिस कॉस्ट पर हम किसी चीज़ को दोबारा से सेल कर देते हैं उसको हम बोल रहे हैं सेल्वेज वैल्यू. मीन्स यूज़ करने के बाद हमने उसको सेल कर दिया. अभी भी इसके अंदर कुछ पोटेंशियल बचा है, बट हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहा है, दैट्स वाई इसको हम सेल ऑफ कर रहे हैं. ठीक है. तो मीन्स 5.5 लाख की मशीन परचेज किया, 10 ईयर हमने इस पर काम किया, एंड आफ्टर द 10 ईयर सेल्वेज वैल्यू, जिसको हम वीएस कह रहे हैं, इस पर हमने इसको सेल कर दिया. ठीक है. हमें अगर देखा जाए तो इससे हमने कुछ प्रोडक्शन लिया होगा, कुछ इससे प्रॉफिट कमाए होंगे 10 ईयर्स में, वो एक अलग इशू है. लेकिन हमारी जो मशीन की कॉस्ट थी, जो हमारी एसेट की वैल्यू थी, वो 5.5 से 50,000 हो गई आफ्टर द 10 ईयर. तो इट मीन्स एसेट की वैल्यू में 5 लाख रुपए का एक डिप्रिसिएशन हुआ है, डिप्रिशिएट किया है, नीचे आया है. तो इसका क्या करें, इस 5 लाख रुपीज़ का हम कैसे करें, क्योंकि इसको सेल करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होंगे. या तो अपना हम वर्कशॉप को क्लोज कर दें, या एक दूसरी सीएनसी मशीन, उस समय की जो मॉडर्न मशीन हो, उसको परचेज करें. उस मॉडर्न मशीन को परचेज करने के लिए हमारे पास फिर से एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए. उस मनी के लिए हमें पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी. उसी प्लानिंग को कैसे किया जाए, इसके लिए हम कुछ मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक मेथड लिया था जिसको हमने कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. इट मीन्स यहाँ पे कुछ बहुत सिंपल तरीके से ऐसे देखा गया कि 5.5 लाख रुपीज़ हमारे पास बुक वैल्यू थी. बुक वैल्यू का मतलब रेडी टू यूज, जब हमारा मशीन रेडी टू यूज हो गया एट दैट टाइम उसकी एसेट वैल्यू क्या थी, इसी को टेक्निकल भाषा में बुक वैल्यू कह रहे हैं. तो बुक वैल्यू 5.5 लाख, उसमें से 50,000 सेल्वेज वैल्यू हो गई. तो टोटल लॉस कितना हुआ हमें, 5.5 माइनस 50 के, है ना. तो आप कह सकते हैं ये इक्वल टू कितना आएगा, दैट विल बी 5 लाख. तो इस तरीके से देखा जा रहा है. तो
5 लाख रुपए हमें 10 साल में कम हुआ। सिंपल तरीका क्या है, हमें 10 ईयर्स में इसको रिकवर करना है। अगर इसको हम डिवाइड बाय 10 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दैट 50,000 पर ईयर। हमें कह सकते हैं कि पर ईयर 50,000 रुपीज़ हमारा लॉस हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, यूनिफॉर्म लॉस है। मीन्स अगर हम खरीदने के बाद मशीन को एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल यूज़ करने के बाद इसको सेल ऑफ करना चाहें तो हमें 5 लाख की मशीन बेचनी पड़ेगी। अगर 1 साल और बिता देंगे तो इसमें से 1 लाख कम हो जाएगा। इस तरीके से यूनिफॉर्म करते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो इसको हम कह रहे हैं दिस इज़ द डिप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर। ठीक है ना, इसी को लिखते हैं हम लोग डी से। डी का मतलब क्या हुआ, 50,000 पर ईयर। अब इसको हम कैसे एक फंड बनाएं, कैसे इसको हम आफ्टर 10 ईयर अपने मशीन को दोबारा खरीदने के लिए यूज करें, तो इसको सिंपल समझा जाए कि अगर सपोज दैट हमने एक घर में गुल्लक रख दिया, एक ऐसा फंड बना दिया, डब्बा रख दिया, और हर साल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमने इसमें 50,000 डाल दिया, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 50,000 डाल दिया, हर साल के अंत में इसमें ऐसे ऐसे हम डालते रहेंगे, तो क्या होगा कि एट द एंड ऑफ 10th ईयर इसके अंदर कितना अमाउंट हो जाएगा, 50,000 इंटू 10। इतना अमाउंट इसके अंदर रहेगा, मतलब 5 लाख रुपए हमारे पास पहले से एक डब्बे में रहेंगे, और हम मशीन को 50,000 में बेचेंगे, तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर वी विल हैव 5 लाख रुपीज़ और प्लस 50,000 रुपीज़, 5.5 लाख रुपीज़ हमारे पास पहले से होगा। तो एक नई मशीन को परचेज करने में पहले से हमारे पास एक फ़ंड जनरेट रहेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन मेथड हम इसी को कह रहे हैं, है ना। तो ये जो पिगी बॉक्स है, ये जो गुल्लक है, इसी को कह रहे हैं डिप्रिसिएशन फंड, है ना। अब ऐसी तो बात नहीं कि इसको हम अपने घर पे रखेंगे। ये जो फंड है ये एक बैंक में भी हो सकता है। हमने एक बैंक में अकाउंट ओपन करके डिप्रिसिएशन फंड के नाम से ओपन करके उसमें अमाउंट को डालते जा रहे हैं, तो नो डाउट उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसका मतलब आगे देखा जाए तो 5.5 लाख से कुछ ज़्यादा अमाउंट हमारे पास होगा, है ना। आगे देखते हैं कुछ और मेथड्स में कि डिप्रिसिएशन फंड को और अच्छा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं। तो बात यह है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या एडवांटेज है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा एडवांटेज ये है कि इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। बहुत आसान तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा आपने देखा बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है, अच्छा, यूनिफॉर्म हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट का डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो समझना भी आसान है। ठीक, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले, सपोज दैट आपने एक बाइक खरीदी किसी वर्कशॉप से, किसी शॉप से खरीदी, और उसकी कीमत मान लेते हैं 80,000 रुपीज़ है। वो जब वो शोरूम के अंदर है उसकी कीमत 80,000 रुपीज़ है। जैसे उसको आप शोरूम के बाहर ले आते हैं और सेल ऑफ करना चाहते हैं 10 मिनट के बाद भी, तो आपको 80,000 नहीं मिलेगा। मीन्स 10 मिनट के अंदर ही उसकी कीमत करीब 10,000 नीचे आ गई। आप उसको 1 साल के बाद बेचना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट मिलेगा, 2 साल के बाद बेचना चाहते हैं कुछ अमाउंट मिलेगा। जो अमाउंट डिक्रीज कर रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म है? क्या ऐसा कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी की कीमत हर साल 10,000 डिक्रीज करेगी? क्या ऐसा हो सकता है? हर साल 10,000 डिक्रीज करने का मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा कि आफ्टर द एंड ऑफ 8th ईयर गाड़ी की वैल्यू 0 हो जाएगी? ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो रियल में जो रियल इन्वायरमेंट है उसमें इस तरीके का स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन पर ईयर, ये फॉलो नहीं करता है। तो देखने में ये आता है कि किसी भी एसेट का जो डिप्रिसिएशन है वो स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा फास्ट रहता है। फास्ट होने का मतलब क्या है कि आपने कोई सामान परचेज किया तो फर्स्ट ईयर में वो बहुत तेज़ी से डिप्रिशिएट करेगा, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा स्लो होगा। ऐसे होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी गाड़ी को, मान लीजिए आपके पास कार है, हो सकता है आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टार्टिंग के 5 ईयर्स उसकी जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है ज़्यादा होगी, लेकिन उसको आप चाहे 6ठे साल में बेचें या 7वें साल में बेचें या 8वें साल में बेचें, बहुत ज़्यादा उसकी कीमत में फ़र्क नहीं आएगा। इट मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसका ये ड्रॉबैक है कि ये हमें बताता है कि कांस्टेंट रेट से होगा, बल्कि रियल में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में डिप्रिसिएशन फास्ट है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो लगभग कांस्टेंट हो जा रहा है। इट मीन्स इस कर्व को स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, इसको कुछ ऐसे होना चाहिए, है ना। तो जो नेक्स्ट मेथड हम यूज करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड से, वो यही है कि इस कर्व के लिए क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जस्ट मूव इन नेक्स्ट स्लाइड। सो आवर नेक्स्ट मेथड इज डिक्लाइनिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन मेथड।
डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड। इट मीन्स इसको हम कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड परसेंटेज मेथड है। हम ऐसा कैलकुलेट करके एक फिक्स परसेंटेज सेट कर रहे हैं कि सपोज दैट हमने कहा कि मेरी गाड़ी की कीमत 10% पर ईयर डिक्रीज करेगी। 10% पर ईयर डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने गाड़ी 80,000 में लिया है तो हर साल उसका 10% डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक, मान लीजिए हमारे पास एक एसेट है, एक प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत सपोज दैट 80,000 है। ये हमने स्टार्ट किया जीरो से, आज मैं लेके आया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल बीता, अब मेरी गाड़ी की कीमत कितनी हो, जबकि मान लीजिए मैंने कह दिया है कि ये जो हमारा फिक्स परसेंटेज है, ये जो फिक्स परसेंटेज है ये 10% है। तो इट मीन्स क्या है, 80,000 का 10%, 80,000 का 10% ये डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमें जो डिप्रिसिएशन दिखाई पड़ेगा इसके दौरान वो 8,000 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 8,000 कम होने के बाद हमारी यहाँ की इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 80,000 में से 8,000 कम कर देंगे, आपको यहाँ मिलेगा 72,000। फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो फिर इस 72,000 का 10% डिक्रीज करेगा, ना कि 80,000 का। मीन्स हर साल के स्टार्टिंग में जो हमारे एसेट की बुक वैल्यू है, इसे क्या कह रहे हैं, बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग। इसे क्या कहेंगे, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का 10% डिक्रीज करेगा, 72 का 10% निकालेंगे और उसको माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा वो बुक वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 80,000 होगा, 72,000 होगा, तो बुक वैल्यू धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम होती चली जाएगी। ठीक है, अभी इसको डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि जो हमारी एनुअल डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। हर साल के स्टार्टिंग में जो हमारी बुक वैल्यू है उसका एक फिक्स परसेंटेज डिक्रीज करेगा, उसी को कहेंगे डिप्रिसिएशन। इट मीन्स क्या है कि डिप्रिसिएशन अमाउंट की अगर बात करें तो पूरी सर्विस लाइफ में हर साल वो सेम नहीं होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था कि सर्विस लाइफ में 10 साल 10 ईयर उसकी सर्विस लाइफ थी, तो हर ईयर डिप्रिसिएशन वैल्यू सेम थी। यहाँ पे डिप्रिसिएशन वैल्यू सेम नहीं होगी, जो डिप्रिसिएशन का परसेंटेज है वो सेम होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि द फिक्स परसेंट फैक्टर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटायर सर्विस लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी वाइल द एनुअल डिप्रिसिएशन इज डिफरेंट ईच ईयर। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करें इस तरीके से। ठीक, तो इसको ज़रा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कहा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी ईयर के स्टार्टिंग में उस एसेट की जो कीमत है उसे हम कह रहे हैं बुक वैल्यू। ठीक है, फिक्स परसेंटेज क्या है कि हमने जो फिक्स परसेंटेज एज्यूम किया है कि इतने परसेंटेज पे हमारा पर ईयर एसेट हमारा डिप्रिशिएट करेगा। ठीक है, तो सपोज दैट किसी भी एसेट की, किसी भी प्रॉपर्टी की जो बुक वैल्यू है स्टार्टिंग में जीरो टाइम पे, है ना, जैसे एक एग्जांपल लिया था पिछले स्लाइड में, तो स्टार्टिंग में आप कहेंगे हमारे जो CNC मशीन थी उसकी बुक वैल्यू क्या थी, 5.5। ये हमारी बुक वैल्यू स्टार्टिंग में है ना। आप कह सकते हैं V0, V0 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, V1 का मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, V2 का मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बुक वैल्यू। तो किसी भी एसेट की जो बुक वैल्यू सपोज दैट V है, ठीक है, फिक्स परसेंटेज F है। अगर हम जानना चाहें कि एक साल बीतने के बाद उस एसेट की बुक वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे कि बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हमने माना V1, एक साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो V1 का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो उसकी कॉस्ट थी और उसमें से उसका कितना अमाउंट डिप्रिशिएट हुआ है, तो डिप्रिसिएशन जो परसेंटेज है F है, बुक वैल्यू आपके पास V है, तो आप ये कहेंगे ना कि V इंटू एफ, दिस इज़ द डिप्रिसिएशन अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, है ना। 5.5 लाख की मशीन थी, एक साल के बाद इसका 10% कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, 5.5 में से उसके 10% को माइनस करेंगे, तो दिस इज़ द बुक वैल्यू ऑफ दैट ईयर, और ये उस ईयर का डिप्रिसिएशन है, इसमें से इसको माइनस किया गया, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, आपको मालूम चलेगा कि बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये क्या है, बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग जीरो पे, है ना। तो ये हमें मिल गया बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। V कॉमन ले लेंगे तो V ब्रैकेट में 1 माइनस F का एक फैक्टर आ जाएगा। ज़रा और आगे बढ़ते हैं, अगर हमें बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकालना है,
तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, V1 होगा, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर हमें इस साल यहाँ पे V2 निकालना है, तो V2 निकालने का मतलब क्या है, यहाँ जो हमारे पास बुक वैल्यू थी उसमें से डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना हुआ है ये पता कर लें, और इस वैल्यू से इसको माइनस कर दें तो हमें बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मिल जाएगा। वही किया गया है। देखिए हमने कितना अमाउंट डिप्रिशिएट किया है, तो दिस इज़ द डिप्रिसिएशन अमाउंट। कैसे निकाला, स्टार्टिंग में V2 निकालना था तो V1 में कितनी बुक वैल्यू थी, V1 माइनस एफ, फिक्स परसेंटेज कितना है F, ये हमारा डिप्रिसिएशन अमाउंट है। इस डिप्रिसिएशन अमाउंट को बुक वैल्यू से जो कि V1 माइनस एफ था, इसमें से इसको माइनस किया गया। अगर इसको कॉमन लेके सॉल्व करें देन वी विल गेट दिस वैल्यू। अगेन यू कैन सी हियर कि पिछले एक्सप्रेशन में हमें 1 माइनस एफ मिल रहा था, लेकिन दूसरे एक्सप्रेशन में 1 माइनस एफ का स्क्वायर मिल रहा है। सिमिलरली इसी को अगर कैरी ऑन किया जाए, हम बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर, बुक वैल्यू एट द 4 ईयर एंड सो ऑन निकाला जाए, तो हमें 1 माइनस एफ की जो पावर है ये पावर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। V3 हमें मिलेगा V1 माइनस एफ रेज़्ड पावर 3, ऐसे ही 4, 5 पावर बढ़ती जाएगी। अगर इसी को जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए तो हम कह सकते हैं, इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो इस टाइप से पाएंगे। ठीक है, ये x एक जनरल टर्म हो गया कि बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ एक्सथ ईयर कितना होगा, V1 माइनस एफ की पावर x। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला मिल गया हमें। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले का हम आगे यूज करने वाले हैं कैसे। ठीक है, आगे देखें, अगर किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस लाइफ n है, हमने जैसे इस एग्जांपल में कहा था कि इस जो हमारे पास एक CNC मशीन थी, इस CNC मशीन की सर्विस लाइफ कितनी है, 10 ईयर। इट मीन्स 10 ईयर इसे कंटिन्यू करेंगे। इफ सर्विस लाइफ इज 10 ईयर, तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर, अगर हम V10 देखें, V10 का मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो जहाँ पे x है वहाँ 10 लिखेंगे। सर्विस लाइफ के एंड में जो बुक वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू का मतलब अब वो एसेट हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हम सेल करना चाह रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, जो सर्विस लाइफ का लास्ट ईयर है, वो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्वेज वैल्यू यहाँ पे कह रहे हैं। मीन्स अगर हमारे पास सर्विस लाइफ उसकी n है, सो एट द एंड ऑफ nth ईयर हम x को n लिख सकते हैं। तो जब v की वैल्यू v x इक्वल टू n हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्वेज वैल्यू। इट मीन्स लास्ट ईयर में देखा जाए तो ये सेल्वेज वैल्यू कहलाएगी। इन बिटवीन कहीं देखना हो तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ दैट ईयर, इसको इस तरीके से समझेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है वो डिफ़र करता रहेगा हर ईयर में, लेकिन जो परसेंटेज है ये फिक्स रहेगा। और इसको अगर क्योंकि पावर चल रही है, इसको आप कहते हैं ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, तो ये ग्राफ प्लॉट हम करेंगे तो इस टाइप से जो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी वो एक कर्व के फॉर्म में मिलेगी। मीन्स स्टार्टिंग में देखेंगे, स्टार्टिंग अमाउंट ज़्यादा होगा। ये अगर वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, किसी अभी ये क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। तो डिप्रिसिएशन अमाउंट हमारा स्टार्टिंग में फास्ट होगा और धीरे धीरे होते होते लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। ये फेस लगभग वही है जब आप कहते हैं कि आपके पास कोई कार है, उस कार को आज बेच दें या एक साल बाद बेच दें, उसकी कीमत में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लगभग ये टाइम आ जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा इससे हम और क्या कैलकुलेट करेंगे। जब हमें मिल गया, ये हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये फॉर्मूला मिल गया हमें सेल्वेज वैल्यू, क्योंकि हमारे पास किसी एसेट की कितने में ख़रीदा है ये पता रहता है, कितने में बेचा है ये पता रहता है, तो हमें सेल्वेज वैल्यू मालूम रहती है और साथ में उसकी स्टार्टिंग बुक वैल्यू मालूम रहती है। तो ये फॉर्मूला है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो अगर V/V निकालें 1/f आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमने f को कैलकुलेट किया। दिस इज़ द फिक्स परसेंटेज, दिस इज़ द फिक्स परसेंटेज। मीन्स अगर हमारे पास डाटा ये अवेलेबल है कि किसी भी एसेट को कितने में परचेज किया, कितने में सेल किया, उसकी सर्विस लाइफ क्या है, तो हम किस परसेंटेज से उसको डिप्रिसिएशन फंड में अमाउंट को जमा करें वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आइए ज़रा इसको एक किसी प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें। एक प्रॉब्लम है कि द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट इज़ ₹33,000 फॉर कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज।
बुक वैल्यू का मतलब किसी भी मशीन को सिर्फ परचेज करना नहीं है, वो मशीन इंस्टॉल जब तक ना हो जाए, जब तक वो रेडी टू यूज़ ना हो जाए, तब तक उसे हम बुक वैल्यू नहीं कहते। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विपमेंट परचेज किया गया है उसकी कॉस्ट 33,000 है और वो रेडी टू यूज है, इट मीन्स ये बुक वैल्यू है ना। इट्स सेल्वेज वैल्यू इज ₹3,000 एट द एंड ऑफ सर्विस लाइफ एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर। फाइंड द एसेट या बुक वैल्यू द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर। इस तरह प्रॉब्लम को एक अपने इस ग्राफ पे समझा जाए, ठीक है। हमने एक एसेट को परचेज किया 0 टाइम पे, ठीक है, बुक वैल्यू एट द एंड एट द स्टार्टिंग टाइम। तो ये इसको हम कहेंगे जब 0 पे लिया गया तो हम कहेंगे V का मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू स्टार्टिंग में कितना है 33,000, ठीक है। और उसके बाद सर्विस लाइफ इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ सर्विस लाइफ इसकी कितनी है 10 ईयर, और 10 ईयर के बाद 3,000 में सेल किया, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से एट द एंड ऑफ 10th ईयर इसको हमने सर्विस सेल किया। इसका मतलब सेल्वेज वैल्यू है ये, और सेल्वेज वैल्यू कितनी है 3,000। सर्विस लाइफ कितनी है 10 ईयर। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। यहाँ पर एट द एंड ऑफ 5th ईयर इसकी बुक वैल्यू क्या है, ये दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, तो पहले हम ये कोशिश करें कि यहाँ से इसका फिक्स परसेंटेज निकालने की बात करें, किस परसेंटेज से ये डिप्रिसिएट कर रहा है, 33,000 से 3,000 तक पहुँचा है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एफ को अगर देखा जाए हम यहाँ से एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 माइनस VS कितना है 3,000 और बुक वैल्यू क्या है 33,000 और सर्विस लाइफ कितनी है 10, तो 1/10। अगर इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमें फिक्स परसेंटेज जो मिल रहा है दैट इज़ 0.2132, इसको कह सकते हैं 21.32%। ये हमारा फिक्स परसेंटेज है। जब हमें फिक्स परसेंटेज मिल गया तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि एट द एंड ऑफ एनी ईयर हमारी बुक वैल्यू क्या होगी। वी कैन कैलकुलेट V5। V5 कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू हम यहाँ पे 5 पुट कर दें। V5 विल बी, V कितना है दैट इज 33,000, that is 33, oh sorry, that is 33,000 1 minus 0.2132 की पावर x की वैल्यू कितनी है 5। इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट V5 इज इक्वल टू ₹9950.28। तो इस एसेट की जो वैल्यू होगी 5वें साल के अंत में इतनी होगी। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिप्रिसिएशन फंड, और इस अमाउंट को हम हर साल जितना इसमें से फंड निकल रहा है एक पिगी बॉक्स में इसको जमा करते चलेंगे या बैंक में जमा करते चलेंगे तो डिप्रिसिएशन फंड हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेट होता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 मेथड को देखा कि दोनों मेथड में हर साल हम अपने डिप्रिसिएशन फंड में कितना अमाउंट जमा करें। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक कांस्टेंट अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट वेरिएबल होगा बट फिक्स परसेंटेज होगा। दोनों ही केस का फ़ायदा ये है कि जब सर्विस लाइफ ख़त्म हो जाएगी उस एसेट की, आफ्टर दैट हम एक नई मशीन या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए या नया एसेट परचेज करने के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट का फंड अवेलेबल रहेगा। तो ये इसका पर्पस था। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।